चलिए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 4.7 एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये वर्ड याद रखिएगा, सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बायो-सावर्ट लॉ का एक अल्टरनेटिव है। आप जानते हो कि बायो-सावर्ट लॉ में हम किसी भी करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये फाइंड करते हैं, और इवन अगर हम इंटीग्रेशन कर ले तो पूरे करंट से, टोटल करंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बायो-सावर्ट लॉ में प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है और इससे कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और इसमें कोई क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम बहुत ही आसान हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने चैप्टर 1 में गाउस लॉ देखा था। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कोलंबियन इक्वेशन तो है ही, राइट, लेकिन गाउस लॉ से ये काम हमारा और भी आसान हो गया था, आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। ऐसा ही यहां भी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ तो है ही हमारे पास, लेकिन अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब ये लॉ क्या है और कैसे यूज करना है, इसे समझने के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से अलग एक फिगर दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहां पे इस रीजियन में इस तरह से बहुत सारे करंट पास हो रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6, और सपोज कि ये एक सरफेस में से पास हो रहे हैं। मैं यहां पे आपको ये सरफेस दिखा देता हूं। देखिए, इस सरफेस में से आप देख पा रहे हो कि ये कुछ करंट पास हो रहे, ये पूरी एक सरफेस है, ऐसा आपको विजुअलाइज हो पाए इसलिए मैं इसे फिलअप कर देता हूं। देखिए, अब आप देख पा रहे हो कि ये एक पूरी सरफेस है और ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब इसमें से ये I2, I3, I4, I5 इतने करंट पास हो रहे हैं, जबकि ये I1 और I6 इसमें से पास नहीं हो रहे। अब ये जो पूरी सरफेस है ना, इसको हम छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई सोच सकते हैं। हम इसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई सोच सकते। देखिए, सरफेस यानी कि बाउंड्री जो है, इसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट को मिला के बनाई है, ऐसा सोच सकते हैं ना हम। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरी बाउंड्री ऐसे छोटे एलिमेंट को मिला के बनी है। यहां पे मैंने बीच में जगह रखी है, लेकिन ऐसी कोई जगह आपको सोचनी नहीं है। आप ऐसा ही सोचिए कि सारे लाइन एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूस है, मीन्स एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह से सारे लाइन एलिमेंट्स जो है अरेंज किए हुए हैं। इस लाइन एलिमेंट को हम नाम देंगे DL करके, ठीक है। ये DL वेक्टर है। देखिए, लाइन एलिमेंट जब हम कह रहे हैं और उसको DL लिख रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत ही छोटा लाइन एलिमेंट है। अब जब आप ऐसा सोचते हो कि ये बहुत ही छोटा लाइन एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो एक वेक्टर बन जाएगा, इसलिए हम इसे DL वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। लाइन एलिमेंट जितना छोटा होगा ऑब्वियसली इतने ही लाइन एलिमेंट के नंबर्स ज्यादा होंगे, लेकिन लाइन एलिमेंट जितना छोटा होगा उतना ही आप उसे एक वेक्टर फॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में सोच सकते हो, इसलिए हमें बिल्कुल छोटा लाइन एलिमेंट सोचना है। अब इस फिगर को मैं जरा सा और एलोबरेट कर देता हूं। देखिए, इस लूप का ये जो पार्ट है ना, ये हाफ पार्ट, वो इस करंट्स के पीछे की ओर है, ये ऐसे पीछे की ओर है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऊपर से करंट पास हो रहा है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। और ये जो हाफ पार्ट है लूप का, ये करंट के ऊपर की ओर है, या फिर कहूं कि हमारी तरफ है। ये हाफ पार्ट हमारी तरफ है, यानी कि ये करंट के ऊपर की ओर है, और ये हाफ पार्ट हमारे से अपोजिट साइड में है, पीछे की ओर है, यानी कि ये करंट के पीछे है, ठीक है। तो इस तरह से इस लूप में से ये करंट पास हो रहा है, इस सरफेस में से ये सारे करंट जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये करंट पास हो रहे हैं तो आप समझिए कि कोई भी पॉइंट आप चूज करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि मैं अगर यहीं पे ये जो पॉइंट है रेड कलर से दिखा रहा हूं, यहां पे मैं चूज करूं, ये पॉइंट चूज करूं, तो यहां पे मुझे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो दिखेगा ही। सपोज कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ऐसे, और इसको मैं नाम दे देता हूं लेट अस से वेक्टर B, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड B अभी DL के साथ
कुछ एंगल बना रहा है। जस्ट एज्यूम कीजिए कि वो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड चूज किया है वो कहां का चूज किया है, एग्जैक्टली इस लाइन एलिमेंट डीएल के ऊपर। देखिए ये डीएल वैसे एरो के फॉर्म में दिखा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि लाइन एलिमेंट बहुत ही छोटा सोचना है आपको, तो दरअसल ये लाइन एलिमेंट पॉइंट लाइक हो जाता है, लेकिन हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं इतना बड़ा, तो ये पॉइंट लाइक लाइन एलिमेंट है और उसी पॉइंट पे, उस लाइन एलिमेंट पे ही जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इन सभी करंट से, वो है बी। और ये बी और डीएल सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ एंगल भी बना रहे हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप दूसरे लाइन एलिमेंट पे चले जाओ तो इस दूसरे लाइन एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑब्वियसली किसी और डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो सकता है कि अलग डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब यह है कि हर एक लाइन एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ऐसे में अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ले ले, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी और लाइन एलिमेंट डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले, तो आप समझ सकते हो कि ये डॉट प्रोडक्ट हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहां पे जैसे कि ये एक लाइन एलिमेंट हुआ तो उसके लिए मैंने बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यहां पे दूसरा लाइन एलिमेंट ले लूं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं और डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, तो इस वजह से बी डॉट डीएल यहां का अलग आएगा, यहां का भी अलग आएगा। तो अगर मैं इस पूरी बाउंड्री पे, इस पूरी सर्किट पे, देखिए ये बाउंड्री जो है इसे एक क्लोज सर्किट कहा जाता है, तो इस पूरी सर्किट पे अगर बी डॉट डीएल का मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो वो इंटीग्रेशन म्यू जीरो इंटू आई जितना होता है, ये एम्पियर ने बताया। मैंने यहां पे दिखा रहा हूं, लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। यहां पे आई यानी कि क्या, यहां पे आई यानी कि करंट्स, कौन से करंट, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 ओनली। चलिए इसे समझते हैं। देखिए एम्पियर ने यह बताया कि आप इस तरह से किसी एक बाउंड्री पे अगर B और DL के डॉट प्रोडक्ट का पूरे सर्किट पे इंटीग्रेशन करते हो, देखिए ये मैंने लिखा है लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल या फिर सर्किट इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। मैंने आपको कहा कि ये जो लूप है या ये बाउंड्री है इसको सर्किट भी बोलते हैं, इसलिए ये पूरी सर्किट का इंटीग्रेशन लिया, बी डॉट डीएल का पूरी सर्किट पे इंटीग्रेशन लिया जाए तो वो हमेशा म्यू जीरो इंटू आई जितना होता है, जहां पे आई यानी कि टोटल करंट, और वो भी कौन सा करंट आप नोटिस कीजिए, जो करंट इस सर्किट से पास हो रहा है, जो करंट इस लूप में से पास हो रहा है, जो करंट इस सरफेस के अंदर से पास हो रहा है, सिर्फ वो करंट। आपने देखा मैंने यहाँ पे I1 और I6 को नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने I2 से I5 लिया है, I1 और I6 नहीं लिया है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पे ये सर्किट के लिए लगाया जाता है, इसलिए यहां पे इसे कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एक तरह से वरदान है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउसियन इक्वेशन जो था वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बड़ी आसानी देता था, इसी तरह से ये जो इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में बड़ी आसानी देता है। देखिए आपने देखा होगा कि गाउसियन लॉ का कोई प्रूफ नहीं था, इसी तरह यहां भी एम्पियर सर्किटल लॉ का कोई प्रूफ नहीं दिया है। हमें ये इक्वेशन कंसीडर करना है, इसे एक्सेप्ट करना है और इसे लागू करना है। अब आपके कुछ सवालों के जवाब मैं पहले ही दे देता हूं। पहला सवाल आपका ये होगा कि भाई ये जो सर्किट है ये किस शेप की लेनी है। मेरा आंसर है आप किसी भी शेप की ले लीजिए। देखिए गाउसियन इक्वेशन जो था, गाउसियन लॉ जो था, उसमें गाउस की जो सरफेस थी, गाउसियन सरफेस जिसे बोलते थे हम, उसका कोई शेप था फिक्स नहीं था, आप कोई भी शेप ले सकते थे, ठीक है। ऐसा ही यहां भी है कि ये जो सर्किट है एम्पियरेंस सर्किट बोलते हैं इसको, तो ये जो एम्पियरेंस सर्किट है इसका शेप कैसा लेना है, आप कोई भी शेप लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें मुझे इक्वेशंस डालना आसान होगा ऐसी ही सर्किट में लूंगा, जैसे कि सर्कुलर शेप हो गया
या फिर स्क्वायर शेप हो गया, तो इस तरह की मैं सर्किट लेना ज्यादा पसंद करूंगा। ये सारी बातें आप अभी आगे पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको एक आंसर दे रहा हूं कि आप ये एम्पियरन सर्किट कैसे भी ले सकते हो, एक बात। दूसरी बात कि यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दरअसल इन सभी करंट से प्रोड्यूस होता है या फिर सिर्फ लूप के अंदर के करंट से प्रोड्यूस होता है। तो आंसर है, ऑब्वियस ही बात है कि भाई सभी करंट से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होता है ना, लूप के अंदर हो या बाहर हो। लेकिन यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन सभी करंट के मैग्नेटिक फील्ड का सुपरपोजिशन होगा बेसिकली, ठीक है ना। और तीसरी बात कि इस इक्वेशन में जो राइट साइड में करंट आई है, वो करंट आई कौन सा लेना है? वो करंट आई सिर्फ लूप के अंदर का टोटल करंट लेना है आपको। इसमें भी आपको एल्जेब्रिक सम करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मानिए कि एक करंट ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं I7 करके। ये करंट अंदर से ही जा रहा है, ठीक है, तो मुझे यहां पे -I7 लिखना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है हमारा I = I2 + I3 + I4 + I5 -I7 लेना पड़ेगा। यानी कि जो करंट एक डायरेक्शन में है वो प्लस और दूसरी डायरेक्शन में है ये माइनस। अच्छा, अब इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि किस तरफ का करंट प्लस और किस तरफ का करंट माइनस लेना है। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। देखिए यहां पे इस लूप में ये डीएल की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, तो आपको इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं समझाता हूं। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डीएल की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। मींस आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि इस डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका थंब इस तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में राइट साइड के जितने करंट्स हैं ये सारे आपको प्लस लेने हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिया ही है कि ये I2, I3, I4, I5 ये सभी करंट पॉजिटिव लिए है और ये I7 हमने नेगेटिव लिया है। अगर ये लूप इस तरह से होता कि इसमें डीएल जो है, डीएल वेक्टर इस तरफ लिए होते, ऐसे अगर डीएल वेक्टर्स इस तरफ लिए होते तो आप सोचिए कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अगर इस तरफ कर्ल करते तो आपका जो थंब है ये इस तरफ आ जाता। अगर इस तरफ आ जाता तो इस तरफ के करंट को आपको पॉजिटिव लेना था, यानी कि तो फिर आपको I7 पॉजिटिव लेना होता और I2, I3, I4, I5 नेगेटिव लेना होता है। आपको याद है कि I1 और I6 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि वो लूप के बाहर है। अच्छा, आप कहोगे कि ये डीएल की डायरेक्शन तो फिर कैसे लेनी है? रैंडम है भाई, आप किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस डायरेक्शन में भी चाहें इन डीएल वेक्टर्स की डायरेक्शन ले सकते हो। मैंने यहां पे अभी डीएल वेक्टर्स इस तरफ बताया, अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, नो इश्यू। आप सोचोगे तो इससे आंसर नहीं बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। देखिए अगर मैं डीएल इस तरफ लेता, ठीक है, अगर मैं डीएल इस तरफ लेता तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी और ये जो डीएल वेक्टर है इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो ऑब्वियसली 90 से ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे में जो बी डॉट डीएल लेंगे हम, उसमें बी डीएल कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने इस तरफ डीएल लिया है तो मेरे राइट हैंड का थंब इस तरफ आएगा, तो क्या होगा कि ये सारे जो करंट है I2, I3, I4, I5 ये सारे मुझे लेने पड़ते नेगेटिव और I7 लेना पड़ता पॉजिटिव। तो सोचिए क्या बात हुई, लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन की वो भी नेगेटिव हो गई और राइट साइड जो है इक्वेशन की वो भी नेगेटिव हो गई। तो अल्टीमेटली इक्वेशन तो फिर वही रहा। तो इस एम्पियर सर्किटल लॉ का फायदा ये है कि आप डीएल की डायरेक्शन जो भी चाहो चूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप डीएल की डायरेक्शन इस तरफ लेते हो तो आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ ही कर्ल करना है ताकि इस तरफ के जो करंट हैं इसको आप पॉजिटिव लिख पाओ और इस तरफ के करंट को नेगेटिव लिख पाओ, राइट। तो ये इक्वेशन याद रखिए, लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इजकल टू μ0 I। इसी को कहते हैं एम्पियरन सर्किटल लॉ, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि ये जो लूप हम चूज करते हैं वो हमें चूज करना है, इसे एम्पियरियन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एम्पियरियन लूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब एम्पियरन सर्किटल लॉ तो हमने समझ लिया, लेकिन ये लॉ हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें जो लूप चूज करना है वो, अगर आप सोचिए कि आपने रैंडम शेप का चूज कर लिया और हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली बी और डीएल का एंगल जो है हर एक पॉइंट पे अलग होगा। तो ऐसे में आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे? इसलिए हमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन चूज करनी पड़ती है जिसमें हम इसका आसानी से सॉल्यूशन कर पाए। देखिए मैं समझाता हूं। हम ऐसे सिचुएशन में ही ये एम्पियरन सर्किटल लॉ लगाएंगे जिसमें ये तीन में से कोई एक सिचुएशन फॉलो होती हो। ये तीन सिचुएशन क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए पहली देखिए, वेक्टर बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देखिए पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो हर एक पॉइंट पे लूप के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, राइट। इससे क्या होगा समझिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि बी वेक्टर वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली वो डीएल के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डीएल तो ऑलरेडी लूप के ऊपर ही है और आप टेंजेंट ड्रॉ करो वो लूप को टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा समझिए। देखिए हमारा जो इक्वेशन है ना, इसकी जो लेफ्ट साइड है लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसमें आप समझिए कि बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दरअसल ये लेफ्ट साइड आप इस तरह से लिख पाओगे ना, बी डीएल कॉस जीरो, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है लूप इंटीग्रेशन बी डीएल, सही है। कॉस जीरो तो 1 हो गया। और वापिस आपको ये कहा है कि ये जो बी है ये नॉन जीरो है और कांस्टेंट है। तो अगर ये नॉन जीरो है और कांस्टेंट भी है तो ऑब्वियसली मैं इसे बाहर ले सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बी को बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा लूप इंटीग्रेशन डीएल सिर्फ। अब इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम है। तो क्या हुआ कि जो हमारे इक्वेशन की लेफ्ट साइड है ना वो आसानी से सॉल्व हो पाती है। अब इस लेफ्ट साइड में ये जो बी है वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बाहर है, तो आप इसको सब्जेक्ट बना लीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। समझिए अभी तो ये लेफ्ट साइड है, इसकी राइट साइड क्या आएगी, म्यू जीरो आई, है ना। तो इसमें से आप बी को सब्जेक्ट बना लीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से इस सिचुएशन में करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पा सकते हैं, वो हम डिराइव कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी अभी देखेंगे। अच्छा अब दूसरा केस देखते हैं, इसकी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ऐसी सिचुएशन हम चूज करेंगे जहां पे B इज नॉर्मल टू द लूप। अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो B वेक्टर है वो हर एक पॉइंट पे, लूप के हर एक पॉइंट पे डीएल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है। तो हमारा जो ये एम्पियरन सर्किटल लॉ का इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड यानी कि लूप इंटीग्रेशन B डॉट डीएल जो है वो क्या हो जाएगा, सोचिए ये हो जाएगा 0, क्योंकि बी डीएल कॉस 90 आएगा यहाँ पे। तो ये लेफ्ट साइड हो गई 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड है वो भी 0 हो जाएगी, म्यू जीरो आई। तो फिर करंट ऐसे में 0 या फिर टोटल रिजल्टेंट करंट ऐसे में 0 होगा। और तीसरी सिचुएशन ऐसी ले सकते हैं जिसमें बी वैनिश हो जाता हो, यानी कि बी 0 हो जाता हो। मीन्स के अलग अलग करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा हो लेकिन हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता हो। तो अगर B 0 है, समझिए अगर B 0 है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, टोटल जो करंट है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 हो रही है इक्वेशन की। तो राइट साइड जो है उसमें करंट ही एक ऐसा है कि जो कि 0 हो सकता है। तो रिजल्टेंट करंट जो है इसमें 0 हो जाएगा। याद रखिए कि इस सिचुएशन में जो B इक्वल टू 0 लिखा है मैंने, B वैनिशेस, तो ये पूरे लूप पे हर एक पॉइंट पे B 0 होना चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हो कि उसमें से पास होने वाला जो टोटल करंट है, नेट करंट है, वो 0 हो रहा होगा। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि एम्पियरन सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए इस तीन में से कोई भी एक सिचुएशन हो तो हम इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और हम इसका कुछ रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये दो सिचुएशन जो है आखिरी दो, इसमें तो B आपको 0 ही मिल रहा है, राइट। तो ऐसे में करंट जो है वो 0 मिलेगा। लेकिन ये एक जो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन जिसमें B वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल है लूप के ऊपर, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है,
तो उसमें आपको बी की कुछ वैल्यू मिल सकती है। अच्छा, यहां पे जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है बी लूप इंटीग्रेशन डीएल। अब लूप इंटीग्रेशन डीएल यानी क्या कि पूरे लूप के ऊपर जितने भी डीएल है उसका आप एडिशन कर रहे हो, है ना। तो सपोज के पूरे लूप की लेंथ जो है वो एल है, मानिए कि पूरे लूप की लेंथ एल है। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन है आगे इस तरह से बढ़ सकता है, इट विल बी बी इंटू एल, क्योंकि मैंने कहा ये लूप इंटीग्रेशन डीएल इजकल टू टोटल लेंथ हो जाएगा, लूप की टोटल लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा एल, तो ये हो जाता है बी एल। अब तो फिर आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, देखिए यहां पे बी एल इजकल टू म्यू जीरो आई ई, ये और कुछ नहीं है, एम्पियर एंड सर्किटल लॉ ही है। यहां पे जो लेफ्ट साइड थी लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वो तो बी एल हो गया, और राइट साइड जो है वो म्यू जीरो आई है, इसकी जगह पे यहां पे सिर्फ स्पेसिफिकली आई ई लिखा है। ये आई ई का मतलब क्या है, आई इज द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, बस और कुछ नहीं। हमने जो इक्वेशन के राइट साइड में करंट आई लिखा था वो क्या था, लूप के अंदर से पास होने वाला नेट करंट, राइट। तो उसी को यहां पे आई ई नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं। और ये जो एल है मैं यहां पे नोटिफाई कर देता हूं कि एल इज द लेंथ ऑफ द लूप, याद रहे दिस इज द लेंथ ऑफ द लूप फॉर विच बी मैग्नेटिक फील्ड बी इज टेंजेंशियल। तो ऐसे में आप बी एल इजकल टू म्यू जीरो आई ई इक्वेशन लगा सकते हो। अब देखिए इस इक्वेशन का यूज करके हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब मैं आपको दरअसल एम्पियर एंड सर्किटल लॉ का एक बड़ा ही अच्छा यूज दिखाने जा रहा हूं। देखिए अगर हमारे पास इस तरह से एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सोचिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें से कुछ आई करंट पास हो रहा है, और मुझे इससे आर जितने डिस्टेंस पे, यहां पे ये आर डिस्टेंस है, आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना है। देखिए करंट पास हो रहा है इसमें से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही आसपास, तो मुझे यहां पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये फाइंड करना है, और इसके लिए मैं एम्पियर एंड सर्किटल लॉ लगाऊंगा। अब देखिए एम्पियर एंड सर्किटल लॉ लगाना है तो पहले तो एक एम्पियर एंड सर्किट आपको चाहिए, यानी कि एक क्लोज लूप चाहिए। तो मैं एक क्लोज लूप ऐसे ड्रॉ करता हूं जो कि इस पॉइंट पी से ही पास हो रही हो और उसकी रेडियस एग्जैक्टली आर जितनी हो। इतना ही नहीं, इस लूप का जो सेंटर है, ये सेंटर इस वायर पे से पास हो रहा है। अब आप देखिए ये जो है इस लूप का सेंटर है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई है वो एम्पियरन सर्किट है, या फिर कहें कि एम्पियरन लूप है। ये इमेजनरी लेना है आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउसिन लॉ जो लेते थे उसमें जो गाउसिन सरफेस है वो इमेजनरी सरफेस है, आप कहीं भी ले सकते हो। इसी तरह से यहां पे ये जो एम्पियरन सर्किट है यानी कि एम्पियरन लूप जो है ये इमेजनरी है, लेकिन इसे अरेंज इस तरह से करना है ताकि ये जो एम्पियरन सर्किट है वो उसी पॉइंट से पास हो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये वही पॉइंट पी है जहां से मैग्नेटिक फील्ड जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इसका सेंटर जो है एम्पियरन लूप का जो सेंटर है वो सेंटर इस वायर पे से पास हो रहा है, ठीक है। और आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये जो एम्पियरन सर्किट है, ये जो लूप है, ये इस वायर के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस लूप से बनने वाला जो प्लेन है ना वो इस वायर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड बी और जो एलिमेंट हम लेते हैं डीएल, इसके बीच का एंगल क्या होगा सोचिए। देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, ये जो लूप है इसमें ये एक पॉइंट मैंने चूज किया, तो इस पॉइंट पे जो डीएल है वो डीएल आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया डीएल। और इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। वो क्यों? वो इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। ये वायर है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड का थंब रखिए तो आपकी फिंगर की कर्ल है ना जो ऐसे आ रही होगी।
आपके फिंगर की जो गोलाई है वो ऐसे आ रही होगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो पार्ट है लूप का, ये पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये वायर के ऊपर की ओर है, यानी कि पेज से बाहर की ओर है, और ये जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट, ये वायर के पीछे की ओर है, यानी कि पेज के पीछे की ओर है। ठीक है, तो ऐसे में आप समझिए कि जब आपका थंब, राइट हैंड थंब इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी फिंगर की कर्ल ऐसे आ रही होगी, राइट, आपकी फिंगर की गोलाई ऐसे आ रही होगी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर की डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड में होगा, और डीएल भी मैंने उसी डायरेक्शन में लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डीएल, पूरे लूप के ऊपर डीएल इसी तरह से लेते हो, तो आप समझिए कि इस पूरे लूप के ऊपर बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि आपके फिंगर की कर्ल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो डीएल की डायरेक्शन में आने वाला है। ये जो ब्लैक दिखा है वो सारे डीएल है। ठीक है, और आपके फिंगर की कर्ल इस पूरे लूप पे इसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में मैं ये आपको राउंड बता रहा हूं, उस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक रिजल्ट मिल रहा है, हियर B is parallel to DL। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली कंडीशन थी ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो 3 कंडीशन देखी, उसमें से ये पहली कंडीशन आ गई, क्योंकि B is parallel to DL, तो ऑब्वियसली थीटा क्या हो जाएगा इसमें, 0। अगर थीटा 0 है तो आप कह सकते हो कि भाई BL इज इक्वल टू म्यू 0 IE। इक्वेशन याद है, अभी हमने लिया था। अब यहां पे समझिए, मैं B तो ठीक है, ये L क्या है, ये जो L है ये है टोटल लेंथ ऑफ द लूप। अब आप समझिए, इस लूप की टोटल लेंथ उसके सरकमफरेंस ही होगा ना, इसकी रेडियस है R। ठीक है, तो सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई R। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि L यानी कि 2 पाई R, और ये हो गया म्यू 0, और IE यानी कि इस लूप में से पास होने वाला टोटल करंट, तो वो तो सिर्फ एक ही है, I, तो मैं IE की जगह पे लिख देता हूं I। तो आपको इक्वेशन मिल रहा है B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। मैं पहले इसको ब्रैकेट कर देता हूं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है। ये इक्वेशन क्या है जरा समझ लेना। I जितना करंट हो, ऐसा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, तो उससे R जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है। ये आप देख रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है सिर्फ। ठीक है, तो I जितने करंट वाले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से R जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। इसे याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां पे शायद आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई हमने ये B और DL तो यहां पे लिए और मैग्नेटिक फील्ड तो हम P पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे, बट यहां भी B और DL तो एक ही डायरेक्शन में आएंगे ना। मैंने यहां पे आपको B और DL शो किया ताकि आप समझ पाओ, यहां पे B और DL शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर यहां पे B और DL सेम डायरेक्शन में है तो यहां भी B और DL सेम डायरेक्शन में होंगे, और इसका डिस्टेंस भी, यहां पे इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से तो R जितना ही होगा, हर एक जगह पे R जितना ही होगा, क्योंकि हमने सर्कुलर रिंग ली है, एम्पीरियन लूप के तौर पे हमने सर्कुलर रिंग ही ली है। इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड B मिल रहा है वो आपको इस पूरी रिंग के ऊपर, इस पूरे लूप के ऊपर हर एक जगह पे सेम ही मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, हमने जो बात की वही इक्वेशन यहां पे B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, मैं इसे भी ब्रैकेट कर देता हूं, आपको याद रहे, ये इक्वेशन भूलना नहीं है। नाउ द अबव रिजल्ट्स फॉर इनफाइनाइट वायर इज इंटरेस्टिंग फॉर सेवरल पॉइंट्स टू व्यू। नंबर 1, it implies that the field at every point on the circle of the radius R is same in magnitude। ये बात मैंने की आपको, पूरे लूप के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। इन अदर वर्ड्स, द मैग्नेटिक फील्ड possesses what is called as cylindrical symmetry।
इट इज नॉन एज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरे लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, राइट, और ये लूप सर्कुलर है, इसलिए इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल वर्ड क्यों है ये भी समझा देता हूं। देखिए, ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो यहां से हमने अभी देखा कि अगर आप इस तरह से एक सर्कुलर लूप ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल पे सेम मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस सर्कल का एक डुप्लीकेट ले लूं और इस सेकंड लूप को भी मैं ऐसे अरेंज करूं ताकि ये जो वायर है इसके सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है। मैं वायर थोड़ा सा और लंबा ऐसे दिखा देता हूं, ऑलराइट। तो आप समझिए, आप इस सर्कल के ऊपर, इन दोनों सर्कल के ऊपर, इन दोनों लूप के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कीजिए। सपोज कि आपने ये पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट चूज किया, या ये किया, ये किया, कोई भी लीजिए। हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा, बी जितना। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हमें पूरा एक सिलेंडर मिल रहा है। आप समझिए, आपको ये पूरा एक सिलेंडर मिल रहा है। इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, ये होलो सिलेंडर है याद रखना, ये पूरे सिलेंडर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। द फील्ड दैट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स ओनली ऑन वन, दैट इज आर। आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आमतौर पे ये 3 डायमेंशन होना चाहिए, लेकिन ये एक ही आर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है अभी। Whenever there is symmetry, the solution is simplified. अगर ऐसी सिमेट्री हो, मैग्नेटिक फील्ड की अगर ऐसी सिमेट्री हो तो सॉल्यूशन हमारा इजी होता है। आप देख पा रहे हो कि कितना इजीली हमने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड कर लिया। सेकंड पॉइंट, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल। ये बात भी हमने कर ली है, मैं एक बार शो भी कर देता हूं कि यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करूं तो ऐसे आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लूप के ऊपर हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है। ये करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। Thus the lines of constant magnitude of magnetic field form concentric circles. The lines of constant magnitude of magnetic field form a concentric circle. यानी कि आप समझिए कि इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड का एक आप सर्कल सोच सकते हो। ये हर एक जगह पे टेंजेंशियल है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक पूरा आप सर्कल सोच सकते हो, और ये सारे सर्कल कोसेंट्रिक है। आप देख पा रहे हो कि सारे सर्कल कोसेंट्रिक है। अच्छा, अगर मैं इससे थोड़ा दूर चला जाऊं, मैं आर नहीं लेकिन आर डैश रेडियस ले लूं, आर डैश आर से बड़ी है, तो ऐसे में मुझे एक दूसरा सर्कल मिलेगा, लेकिन वो सर्कल भी कोसेंट्रिक ही होगा ना पहले से। हाँ, अगर आप दूर जाते हो तो आप समझिए आर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, समझ आप। तो जो पहला सर्कल है, जो छोटा सर्कल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा, उससे बड़ा लोगे तो और भी कम होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारे के सारे कोसेंट्रिक सर्कल में होंगे, ये बात यहां पे लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। नोटिस नाउ इन द फिगर द आयन फिलिंग्स फॉर्म कोसेंट्रिक सर्कल्स। आपको याद हो तो हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड के टॉपिक में हमने देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और उसके आसपास अगर आप आयन फिलिंग्स डालते हो तो कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हुए थे। वो बता रहा था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोसेंट्रिक था, तो यहां यही बात प्रूव हो रही है। These lines are called as magnetic field lines form closed loops. यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो लाइंस हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कोसेंट्रिक हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं और ये क्लोज लूप बनाती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे फॉर्म अ क्लोज लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे भूलना मत। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस which originate from positive charge and end at negative charges. The expression for the magnetic field of straight wire provides a theoretical justification of Oersted's experiment.
ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये जो पूरा फिगर हमें मिल रहा है, वो दरअसल ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट है, उसी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट, द फील्ड ड्यू टू इट एट ए नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट। समझे आप, ये वायर वैसे इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि माना कि इस डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो तो फाइनाइट ही है, राइट। इट टेंड्स टू ब्लो अप ओनली व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? अगर आप इस वायर के बहुत ही क्लोज आ जाओ। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वायर के बहुत ही क्लोज हैं तो ये जो आर है ना, डिस्टेंस आर, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये ऑलमोस्ट जीरो होता है तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी। आइडियली स्पीकिंग अगर हम आर की वैल्यू जीरो कर दे तो बी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि अगर आप वायर से जीरो डिस्टेंस पे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है बेसिकली, अगर आप आर से जीरो डिस्टेंस पे हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा इस इक्वेशन से पता चल रहा है। मैं फिर से कह देता हूं कि इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड वैसे पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन हम आगे देखेंगे। यहां पे वापस आते हैं। इट टेंड्स टू ब्लो अप ओनली व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर। द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स। ये तो आप देख ही रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोपोर्शनल में है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अब आगे देखते हैं। अब ये 4 पॉइंट। देयर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। दिस रूल इज कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। इसके बारे में हमने बात कर ली है। अगर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना है? आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है तो फिंगर की जो कर्ल होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसी तरह से आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ग्रास्प द वायर in your hand with your extended thumb pointing in the direction of current. Your fingers will curl around the direction of the magnetic field. यही बात जो मैंने कही, आप अपने राइट हैंड को ऐसे अरेंज कीजिए कि जिससे राइट हैंड की थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, मीन्स कि आप वायर को इस तरह से पकड़िए कि जिससे आपका जो राइट हैंड थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आ जाए। तो आपकी फिंगर्स की जो कर्ल है वो जिस तरह से इस वायर को घेर लेगी उसी डायरेक्शन में, फिंगर की कर्ल की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, फाइनली ये जो सारी बातें वो वही बातें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आप बायो-सावर्ट लॉ से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपने देखा कि एम्पीरियन सर्किटल लॉ से काम बिल्कुल आसान हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जिस तरह से कुलम्स लॉ से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो और गाउसियन सरफेस लेके गाउस लॉ से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, लेकिन गाउस लॉ में आपको आसानी होती है। तो यहां पे आपको एम्पीरियन सर्किटल लॉ में आसानी होती है। ऑलराइट, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पूरी थियरी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं।